मैं ऋषिकेश कुमार आपका आप लोगों के अपने चैनल एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हम फिर यहाँ उपस्थित हुए एक नया टॉपिक के साथ, एक नया वीडियो के साथ। तो आपको पता है कि आपका कौन से बुक का कौन सा वीडियो चल रहा है, तो आपकी जानकारी के लिए फिर से हम बता देते हैं कि आपका क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस बुक का दूसरा चैप्टर चल रहा है। इससे पहले हम पहला पार्ट पूरा क्लियर करवा चुके हैं। अगर पहले पार्ट में कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम उसके लिए फिर दूसरा अगला वीडियो बनाएंगे। चलिए अब हम इसमें चलते हैं। तो ये आपका दूसरा चैप्टर है और दूसरा चैप्टर में ये आपका दूसरा पार्ट है। इससे पहले हम इसका पहला पार्ट बना चुके हैं। अगर पहले पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब हम इसके दूसरे पार्ट पर चलते हैं। तो इसमें आपका पहला टॉपिक है सोवियत प्रणाली की विशेषता, यानी कि सोवियत संघ का विशेषता। यानी कि टॉपिक का कहने का मतलब है कि सोवियत संघ का क्या विशेषता था या सोवियत प्रणाली का क्या विशेषता था। तो आइए इसको हम बारी बारी से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या क्या विशेषता था सोवियत संघ का। तो इसमें पहला है खनिज संसाधन उपलब्ध थे, यानी कि सोवियत संघ शुरू से ही ताकतवर देश था और वहां पे क्या थे, खनिज संसाधन जो था वहां पे भरपूर मात्रा में उपलब्ध था। दूसरा आपका है संचार प्रणाली अच्छी थी, यानी कि वहां का संचार प्रणाली क्या था, बहुत अच्छा था। यानी कि बातचीत करने का जो तरीका था, सिस्टम था, वो आपका बहुत अच्छा था। यानी कि हम बड़ी आसानी से अपनी बातों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा सकते थे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सोवियत संघ में क्या था, संचार प्रणाली बहुत ही अच्छा था, उन्नत था। तीसरा में आते हैं। तो तीसरा आपका है दूर दराज के इलाकों में आवागमन के लिए सुविधा अच्छा था, यानी कि सोवियत संघ में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए आने जाने का सुविधा क्या था, बहुत अच्छा था। यानी कि हम एक जगह से दूसरे जगह बड़ी आसानी से आ सकते थे या जा सकते थे। तो इस तरह से वहां पर क्या था, आवागमन के लिए यानी कि आने जाने का सुविधा क्या था, बहुत ही बढ़िया था। चौथा आपका कह रहा है कि घरेलू उपभोक्ता उद्योग उन्नत था और वहां पर पिन से लेकर कार तक सब बनती थी। यानी कि सोवियत संघ में क्या था, घरेलू उपभोक्ता उद्योग उन्नत था और वहां पर हर छोटा वस्तु से लेकर हर बड़ी वस्तु तक की चीज बनाई जाती थी। यानी कि इसको यूं समझे कि पिन से लेकर कार तक, यानी कि एक छोटा सा पिन से लेकर बड़ा सा कार तक वहां पे बनता था। अगला आपका है कि क्वालिटी में वस्तु अमेरिकी जितना अच्छी नहीं थी। यानी कि जो वहां पे अच्छी बात है कि वहां पे सारा कार से लेकर पिन तक बनता था, लेकिन एक वहां पे ये भी था कि क्वालिटी में वस्तु क्या था, अमेरिका जितना अच्छा नहीं था। यानी कि उस समय मतलब क्वालिटी में सोवियत संघ के मुकाबले अमेरिका का जो वस्तु था वो अच्छा था। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्वालिटी में वस्तु अमेरिका जितना अच्छा नहीं थी। अगला आपका है अपनी जनता के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर रखा था। यानी कि सोवियत संघ में हर जनता को क्या था, न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित था। यानी कि जो मनुष्य के जीवन के लिए जो मूलभूत आवश्यकता है वो सब हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, ये सरकार का हमेशा प्रयास रहता था। यानी कि आपका जो भी बेसिक नीड्स है, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा, ये सब जो आपका बेसिक नीड्स है, मूलभूत आवश्यकता, ये सब हर जनता को पाना वहाँ पे क्या था, अधिकार था। और क्या था उसका मतलब यही आपका वहाँ पे सुनिश्चित कर रखा था वहाँ की सरकार ने। अगला आपका है कि वहाँ पे बेरोजगारी नहीं थी। वहाँ पे क्या थी, बेरोजगारी नहीं थी। बेरोजगारी नहीं रहने के पीछे कारण क्या था कि वहाँ पे आपका उद्योग धंधा अच्छे थे। इससे पहले वाले हमको बताया है कि वहाँ पे क्या था, घरेलू उपभोक्ता उद्योग उन्नत था। यानी कि वहाँ पे उद्योग धंधा अच्छा था, जिस कारण वहाँ पे क्या था, बेरोजगारी दर बहुत कम थी, या यूं कहें कि वहाँ पे बेरोजगारी था ही नहीं। चलिए आगे आते हैं। तो अगला आपका 8वां नंबर है मिल्कियत पर सरकार का शासन था। यानी कि मिल्कियत मतलब होता है शासन। तो शासन पर किसका अधिकार था, तो सरकार का। क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे कैसा व्यवस्था था, तो समाजवादी व्यवस्था था और समाजवादी व्यवस्था में शासन पर किसका अधिकार होता है, तो सरकार का। शासन या मतलब उत्पादन का जितना जो संसाधन है सब पर सरकार का अधिकार होता है। तो इस तरह वहां पे किसका अधिकार था, शासन पर, मिल्कियत पर, तो सरकार का अधिकार था। अगला आपका है भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर सरकार का अधिकार था। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि वहां पे उत्पादन के जो भी संपदा था उस पर किसका अधिकार था, तो सरकार का। और वह बात कह रहा है यहाँ पे कि भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर किसका अधिकार था, सरकार का अधिकार था। तो चलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको सोवियत संघ का विशेषता यानी कि सोवियत प्रणाली की विशेषता अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप हमको कमेंट करके पूछिए। और हाँ, इसको आप लोग कॉपी पर अच्छे से नोट कर लीजिए सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में। और इसको बार बार आप लोग देखिए, बार बार मेरे वीडियो को देखिए। अगर नहीं समझ में आया एक बार में तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। और फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो आप हमको कमेंट करके बोलिए। हम कोशिश करेंगे कि इसको फिर हम अगले वीडियो में इससे भी अच्छा तरीका से समझाए।
जिससे आप लोगों को समझने में कोई परेशानी नहीं हो। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला आपका है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, यानी कि सोवियत संघ का विघटन जब हुआ तो उसका क्या परिणाम निकला विघटन का। तो आइए इसको बारी बारी से जानने की कोशिश करते हैं। इसमें पहला का आपका है शीत युद्ध की समाप्ति, यानी कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो शीत युद्ध समाप्त हो गया। क्योंकि आपको पता है पहले चैप्टर पढ़ाए थे तो आपको उसमें बताए थे कि शीत युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था। तो जब सोवियत संघ नहीं रहा तो अब शीत युद्ध का क्या हुआ, विघटन हो गया। क्योंकि अब अमेरिका क्या हुआ, अकेले एकमात्र महाशक्ति बच गया था। तो इस कारण क्या हुआ, आपका शीत युद्ध की समाप्ति हो गई सोवियत संघ के विघटन के बाद। दूसरा का आपका है दूसरी दुनिया का पतन, यानी कि इससे पहले वाले वीडियो जब पार्ट जब 1 पढ़ाए थे आपको तो उसमें बताए थे कि हम अमेरिका को पहली दुनिया के नाम जानते हैं और सोवियत संघ को दूसरी दुनिया के नाम जानते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि दूसरी दुनिया का पतन, यानी किसका पतन हो गया, तो सोवियत संघ का पतन हो गया, सोवियत संघ खत्म हो गया और अमेरिका क्या हुआ, एकमात्र अकेले महाशक्ति बच गया जो अभी तक है। तीसरा आपका कह रहा है हथियारों की ओर का खत्म होना। आपको पहले वाले चैप्टर में पढ़ाए थे तो बताए थे उसमें कि शीत युद्ध में क्या हुआ था, हथियार का होड़ शुरू हो गया था। यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ क्या हुआ, हथियार बनाने में लग गया और अपना अधिक से अधिक संसाधन का इस्तेमाल कहाँ किया, हथियार बनाने में। इस तरह हम उसको क्या कह सकते हैं, हथियार का होड़ भी कह सकते हैं। तो जब सोवियत संघ खत्म हुआ तो आपका शीत युद्ध खत्म हो गया और हथियार का होड़ भी क्या हुआ, खत्म हो गया। अगला आपका है विचारधारा की लड़ाई खत्म, यानी कि शीत युद्ध क्यों हुआ था, तो आपको पता है कि शीत युद्ध क्या हुआ था, विचारधारा को लेकर हुआ था। यह विचारधारा का लड़ाई था। अमेरिका बोला कि ताकतवर हम है और सोवियत संघ बोला कि ताकतवर हम है। तो इस तरह क्या हुआ, विचारधारा का लड़ाई हो गया। तो जब सोवियत संघ खत्म हो गया तो यह क्या हुआ, विचारधारा का लड़ाई जो था यह भी आपका खत्म हो गया। अगला आपका है अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन बैठा है, यानी कि आपको इससे पहले भी बताया है कि अभी अमेरिका क्या है, वर्तमान में एकमात्र महाशक्ति है जो पूरी दुनिया में क्या है, ताकतवर है। और वह हर मतलब एंगल से क्या है, मतलब सभी देशों से ताकतवर है। जब चाहे जब किसी भी देश से युद्ध कर सकता है, क्योंकि उसका जो सैनिक पावर है सभी देशों के मामले में उसका ज्यादा है। क्योंकि 12 देश मिलाकर जितना अपने सैनिक पर खर्चा करता है, अमेरिका उतना अकेले अपने सैनिक पर खर्चा करता है। तो इस तरह उसका सैन्य पावर अधिक है। सैन्य पावर के साथ साथ उसका जो भी है मतलब हर एंगल से क्या है, मजबूत है। तो इस तरह से क्या है, सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका क्या है, आपका एकमात्र महाशक्ति है। अगला आपका है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं ताकतवर देशों की सलाहकार बन गई। यानी कि विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी जो संस्था थी वो किसका सलाहकार बन गई, तो ताकतवर देशों की। अगर ऐसे भी अगर समाज में देखें तो जिसके पास अधिक पैसा है उसी का लोग सपोर्ट करते हैं और जिसके पास पैसा नहीं उसका लोग शोषण ही करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है आपका, ताकतवर देशों की सलाहकार, यानी कि यहाँ पे जो देश ताकतवर था उसका सलाहकार कौन बन गया, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला आपका है शॉक थेरेपी को अपनाया गया। शॉक थेरेपी अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा मोड़ा इस पर चर्चा कर देते हैं। शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी कि हम किसी को मार दिए और फिर उसका क्या किए, उपचार भी करवा दिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, शॉक थेरेपी कहते हैं। तो वही क्या हुआ कि शॉक थेरेपी को अपनाया गया, यानी कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो अब सोवियत खेमे में जो भी देश था सब क्या हुआ, सब अब साम्यवादी को छोड़कर कहाँ आ गया, पूंजीवादी में आ गया। यही था आपका शॉक थेरेपी, ठीक है। अगला आपका है उदारवादी लोकतंत्र का महत्व बढ़ा। उदारवादी का मतलब होता है स्वतंत्र, उदारवादी का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र होता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि उदारवादी लोकतंत्र का महत्व बढ़ा। चलिए, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो यानी कि पार्ट 2 अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको पार्ट 2 में अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपको कोशिश करेंगे कि फिर अगले वीडियो में इसको डिस्कस करें और अच्छे से समझाने की कोशिश करें और सरल तरीका से। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छे से पढ़िए, बार बार मेरे वीडियो को देखिए। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो आप मेरे चैनल एजुकेशन लाइन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।